2026 में ना डेटा साइंस सीखना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो, तो इस वीडियो के एंड तक ना आपको एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप डेटा साइंस रोड मैप मिल जाएगा, जो बिगिनर्स से लेके जॉब रेडी लेवल तक ले जाता है। ओके, अब पहले मैं बता दूं कि सिंपल शब्दों में डेटा साइंस होता क्या है। डेटा साइंस का मतलब है डेटा से यूजफुल इंसाइट निकालना और डिसीजन लेना। कंपनी के पास ना रॉ डेटा होता है, डेटा साइंटिस्ट उस डेटा को क्लीन करता है, एनालाइज करता है और फिर बिजनेस को बताता है कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने आप लोग को एक ब्लूप्रिंट दे दिया ना, तो आप लोग को पूरा ये ना इसको ही फॉलो करना है और अपने पास इसको रखिएगा। ओके, और स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा। मैंने यहाँ पे टाइम भी बता दिया कि कितना किसमें टाइम लगेगा, एक्सेल में कितना टाइम लगेगा, मैथमेटिक्स में कितना टाइम लगेगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हम लोग को एक क्या सीखना है। सबसे पहले स्टेप है एक्सेल। ओके, हाँ एक्सेल। सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है, एक्सेल। ओके, जिसमें टाइम लगभग कितना लगेगा, 1 से 2 वीक का टाइम लगेगा। ओके, और जो कि ना इंटर्नशिप में ना और एनालिटिक्स रोल्स, कंसल्टिंग रोल्स में ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, रियल कंपनीज में ना पहले डेटा एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में ही आता है। अगर एक्सेल स्ट्रांग है तो इंटर्नशिप और एनालिटिक्स रोल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग को ना फेज वन में क्या सीखना है। फेज वन में हम लोग का ना जो फाउंडेशन वाला रहेगा क्या, जिसमें ना हम लोग का 2 से 3 महीने का ही 2 से 3 महीने का जाएगा। ये हम लोग का फाउंडेशन वाला रहेगा, जिसमें हम लोग को क्या क्या सीखना है, मैथ्स और स्टैटिक्स। यहाँ सिर्फ अप्लाइड नॉलेज चाहिए। ओके, जैसे कि हम लोग को कौन-कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं, मीन मोड, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन और ये कॉजिएशंस। स्टैटिक्स बिना ना डेटा साइंस अंधा है। ओके, जैसे अपन मॉडल तो बना लेंगे, जैसे मशीन लर्निंग वगैरह का यूज करके हम लोग ना मॉडल्स काफी अच्छे बना लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग को समझना है ना तो हम लोग को स्टैटिक्स सीखना होता है। ओके, फिर उसके बाद ना हम लोग क्या सीखेंगे, पाइथन। अब आता है पाइथन। डेटा साइंस का सबसे पावरफुल टूल यही है। डेटा साइंस का सबसे पावरफुल टूल क्या है, डेटा साइंस का सबसे पावरफुल टूल क्या है, पाइथन। ओके, इसमें ना हम लोग को क्या क्या सीखना होता है, जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीवॉन। अब ये हम लोग को क्यों सीखना होता है ना, जैसे कि हम लोग डेटा क्लीनिंग वगैरह करते हैं या फिर फीचर क्रिएशन करते हैं, तो पाइथन का हम लोग को काफी यूजफुल होता है। जैसे कि, और गाइस यहाँ पे पाइथन का ना रट्टा मत लगाना। ओके, गोल ये है कि आपको ना रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदल पाओ, इतना कम से कम अच्छे से कर लेना इसको, ना कि आप पाइथन का रट्टा लगाना। ओके, इसके बाद ना हम लोग का आता है इंटरव्यू किंग। इसके बाद क्या आता है, हम लोग का इंटरव्यू किंग। अगर आप या कोई भी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहा होता है ना, 70% केसेस में ना रीजन एसक्यूएल ही होता है, क्योंकि एसक्यूएल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या सीखना होता है, जैसे कि मोस्टली जॉइन, सब क्वेरीज, विंडो फंक्शन, सिटीज, केस स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद ना क्योंकि कंपनीज का सारा डेटाबेस में होता है ना, जो अगर एसक्यूएल स्ट्रांग है तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, फिर हम लोग ना डेटा सिर्फ जो होता है ना वो नंबर होता है, लेकिन डेटा एक स्टोरी की तरह होता है। ओके, जिसको ना हम लोग डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम लोग ना रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी तरफ, अपने जो अपना मैनेजमेंट रहता है या अपनी जो टीम रहती है ना उसकी, उसको हम लोग को रिप्रेजेंट जब करना होता है ना, तो डेटा एनालिस्ट का जो काम रहता है ना वो हम लोग को मोस्टली ना विजुअलाइज करके दिखाना होता है, जैसे चार्ट के थ्रू दिखाना होता है। तो इसमें ना हम लोग को काफी कुछ करना पड़ता है, जैसे कि ईडीए पार्ट करना होता है, जैसे मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना होता है, आउटलायर डिटेक्शन करना होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को कोड नहीं, उन लोग को ना क्लियर चार्ट्स और डिसीजन चाहिए होते हैं। इसलिए हम लोग को ना डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब जैसे विजुअलाइजेशन जो टूल है उसमें हम लोग मैटप्लेट और सी1 तो ना पाइथन के पार्ट में ही कवर कर लेते हैं, लेकिन पावर और टेबल्यू में ना हम लोग को एटलीस्ट एक तो सीखना ही सीखना होता है। एक एक कुछ सीख लो, या तो पावर बीआई या टेबल्यू। ओके, उसके बाद हम लोग का आता है फेज 4। फेज 4 में ना हम लोग को क्या करना है, मशीन लर्निंग। अब जो कि ना 2 से 3 महीने का चलेगा, और ये हम लोग का कोर होता है। डेटा साइंस का क्या होता है, हम लोग का कोर होता है। यहाँ सिर्फ हम लोग को ये नहीं सीखना है कि मॉडल कैसे बनाते हैं, पर हम लोग को ये भी सीखना है कि कौन सा मॉडल बनाना है या कब यूज करना है। ओके, हम लोग को सारा सिर्फ ये नहीं सीखना है मशीन लर्निंग में कि हाँ ये से लीनियर रिग्रेशन मॉडल अब बनेगा लॉस। लोग क्या क्या सीखना है कि हम लोग को कब बनाना है। ठीक है, कब किस मॉडल का इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग को सीखना है। दोनों टाइप के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखने हैं, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज टाइप के। ठीक है, और उसके बाद ना हम लोग को मॉडल एवेल्यूएशन सीखना है, जैसे कि हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे करेंगे, ट्रेन में डेटा को कैसे बांटेंगे, टेस्ट में कैसे बांटेंगे, उसका क्रॉस वैलिडेशन कैसे करेंगे, उसका हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। ये सब हम लोग को ना मॉडल एवेल्यूएशन पार्ट में सीखना है, जो कि अपना है फेज 4 का सेकंड पार्ट है। ओके, इसके बाद हम लोग का जाता है एडवांस टॉपिक में, जैसे कि एडवांस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि डीप लर्निंग। डीप लर्निंग कब यूज होता है, जब डेटा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, जैसे कि इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, ये सब आता है ना, तब होता है। अगर आप एआई रूल टारगेट कर रहे हो ना, तो डीप लर्निंग एक गेम चेंजर स्किल है। ओके, अगर आप एआई रूल्स टारगेट कर रहे हो तो डीप लर्निंग एक गेम चेंजर स्किल है। ओके, इसमें हम लोग को क्या क्या सीखना होता है, न्यूरल न्यूरल नेटवर्क्स बेसिक्स का, सीक्वेंस मॉडल्स, आरएनएन, एलएसटीएम, जीआरयू, सीएनएन हम लोग को सीखना होता है, जैसे कि और कुछ हम लोग को टेंसर फ्लो या पाइथन इसका जो है ना फ्रेमवर्क्स होता है। अब इसके बाद ना हम लोग को और क्या सीखना है, फेज 5 में हम लोग को ना बिग डेटा और क्लाउड का बेसिक्स होना चाहिए नॉलेज, जैसे कि एडब्ल्यूएस, जीसीपी, इन सब का बेसिक्स हम लोग को आना चाहिए। ओके, अब जो हम लोग का
फेज 6 जाएगा, जो कि हम लोग का फेज 6 जाएगा, वो हम लोग का क्या रहेगा? एनएलपी। क्या रहेगा? एनएलपी। अब हम लोग को क्या सीखना है? एनएलपी, ओके? एनएलपी में ना हम लोग क्या-क्या सीखते हैं, जैसे कि मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझाना होता है ना जो, तो वो एनएलपी एनएलपी की वजह से होता है। जैसे मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझाना है, तो वो हम लोग का एनएलपी की हेल्प से ही होता है। अब जैसे कि आज के जनरेटिव एआई रूल्स में ना एनएलपी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो आप जनरेटिव एआई आप लोग सुन रहे हो ना, जनरेटिव एआई का जो हाइप बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, उसमें ना एनएलपी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि हम लोग का एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि हम लोग को सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, या फिर रिज़्यूमे स्क्रीन करना है, स्क्रीनिंग करना है, या फिर चैटबॉट, जैसे कि आप लोग चैट जीपीटी का तो ये सब लोग जानते होंगे। तो अगर ये सब हम लोग को बनाना है या फिर हम लोग का इनका यूज़ करना है, तो हम लोग को ना एनएलपी का बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है। जैसे हम लोग को अगर ये सारे मॉडल्स बनाने हैं, जैसे कि चैटबॉट्स, रिज़्यूमे स्क्रीनिंग, सेंटीमेंट एनालिसिस, ओके? तो इनमें हम लोग को क्या-क्या सीखना होता है, जैसे कि टेक्स्ट क्लीनिंग क्या होता है, टोकेनाइजेशन क्या होता है, स्टॉप वर्ड क्या होता है, जैसे एनएलपी मॉडल्स में बैकअप वर्ड क्या होता है, टीएफ-आईडीएफ क्या होता है, ये सब हम लोग को सीखना पड़ता है, ओके? फिर इसके बाद आता है हम लोग का क्या सीखना है, हम लोग को कंप्यूटर विज़न वाला पार्ट, ओके? तो इसमें ना हम लोग क्या सीखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर विज़न में हम लोग क्या करते हैं ना कि इमेजेस समझाते हैं हम लोग मॉडल्स को, क्या करते हैं, कंप्यूटर विज़न मशीन्स को इमेजेस समझाना सिखाता है, ओके? ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है पता है? जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, हर जगह सीवी यूज़ हो रहा है, ओके? इन सब फ़ील्डों में। अब जैसे कि क्या-क्या हम लोग इस पे करते हैं, जैसे कि हम लोग का हो गया प्लांट डिसीज़ डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, ये सब हम लोग ना सीवी की मदद से ही करते हैं, हेल्प लेके ही करते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या-क्या सीखना होता है? इमेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, जैसे कि एज डिटेक्शन हो गया, इमेज ऑगमेंटेशन हो गया, ओपन सीवी बेसिक्स, ये सब हम लोग को इसमें सीखना होता है, ओके? कंप्यूटर विज़न वाले में। इसके बाद हम लोग को ना किसकी तरफ जाते हैं? ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटिव एआई में। किसमें त जाते हैं? ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटिव एआई में। अब जैसे कि अगर ट्रांसफॉर्मर्स है ना, एआई को ना नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया है, ओके? नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया। अगर आप फ्यूचर प्रूफ स्किल चाहते हो ना, तो ट्रांसफॉर्मर्स सीखना मस्ट है। अगर आप फ्यूचर प्रूफ स्किल चाहते हो, तो ट्रांसफॉर्मर्स सीखना मस्ट है। जैसे कि चैटबॉट्स, टेक्स्ट समराइज़ेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, ये सब हम लोग ना ट्रांसफॉर्मर्स इन सब की हेल्प से करते हैं, ओके? तो इसमें ना हम लोग को काफ़ी कुछ सीखना होता है, जैसे कि अटेंशन मैकेनिज़्म, सेल्फ अटेंशन, एन्कोडर, डिकोडर, पोजिशनल एन्कोडिंग, ये सब हम लोग को सीखना होता है, और एप्लीकेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये सब सीखने के बाद ना हम लोग को क्या सीखना होता है? डिप्लॉयमेंट, ये हम लोग का 2 से 3 वीक का ही रहता है, तो ये हम लोग को सीखना होता है, जैसे कि ये हम लोग को ना बोनस पार्ट दिलाता है इंटरव्यू में। जैसे कि अगर हम लोग को फ्लास्क आता है, फास्ट एपीआई आता है, स्ट्रीमलेट आता है, मॉडल डिप्लॉयमेंट आता है, गिटहब आता है, तो ये ना हम लोग को बोनस पार्ट दिला देता है, और हम लोग का ना रेज़्यूमे बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है, ओके? जैसे क्लाउड बेसिक्स तो हम पहले ही बता चुके हैं कि फेज़ 4 में ही सीख लेना चाहिए, फेज़ 5 में, ओके? अगर आप लोग वहाँ नहीं सीखते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग लास्ट फेज़ में भी सीख सकते हैं। तो ये मैंने ना आप लोग को पूरा ईयर का ना डेटा साइंस का रोड मैप दे दिया है। तो गाइज़ आप लोग इसको ही फॉलो करिए, और हम लोग अगर आप कंसिस्टेंट हो तो से 6 से 8 महीने में आप जॉब रेडी हो सकते हो, ओके? रैंडम चीज़ें मत सीखो, ओके? रोड मैप फॉलो करो, प्रोजेक्ट बनाओ और कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत, ओके? अगर ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके मैं रिसोर्स और प्रोजेक्ट शेयर करूँगा, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।